तो हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा 8वां दिन डायरेक्ट टैक्सेशन की सीरीज का, जो चल रही है सीए एंड सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने डे 1 से लेकर डे 7 तक की वीडियो देख लिए हैं तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज मेक श्योर कि आप डे 1 से लेकर डे 7 तक वीडियोस देख ले, सो दैट आगे के जो भी वीडियोस अभी से लेकर होंगे उसमें आपको सेंस बने। डे 1 से लेकर डे 7 तक हमने बेसिकली कवर क्या किया है, 3 से 4 वीडियोस में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है, डेफिनेशंस और किस तरीके से एक्ट को पढ़ना है। उसके बाद हमने शुरू किया था हेड ऑफ इनकम, जहां पे हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कवर कर लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस और स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब ये जो चैप्टर है ये हमारा काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, यहां से आपका बाकी की सारी चीजें डिसाइड होती है, प्लस एग्जामिनेशन में भी इसका काफी अच्छा वेटेज है। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस में हमने ये समझा था कि पर्सन जो है, इंडिविजुअल, एचओएफ, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी या फिर ट्रस्ट हो गया, इनकी जो भी इनकम है वो टैक्सेबल होगी अगर वो एग्जम्प्ट की कैटेगरी में नहीं है। बट हमने ये नहीं देखा था कि इंडिया में कमाई हुई इनकम है या फॉरेन में कमाई हुई इनकम है, उसका क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कि भाई किसी भी पर्सन की क्या ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। ग्लोबल इनकम मतलब फॉरेन से जो कमाई हुई इनकम है वो भी आप इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, इज योर ग्लोबल इनकम टैक्सेबल इन इंडिया। क्या आपकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? तो इसका आंसर हम देखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन वन क्रिटिकल फैक्टर, योर रेसिडेंशियल स्टेटस। तो भाई रेसिडेंशियल स्टेटस जो है ना वो एक टर्म दे रखा है, ठीक है, इसको डिफाइन भी कर रखा है इनकम टैक्स एक्ट में, वही हम पढ़ने वाले हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। तो एक तो होता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप बेसिकली क्या है कि आप इस पर्टिकुलर कंट्री के नागरिक हो, बट अगर आप इंडियन सिटीजन हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो भी इनकम है फॉरेन में कमाई हुई या इंडिया में कमाई हुई उस पर आपको टैक्स देना है। उसके लिए अगर आपको इंडिया में टैक्स लगाना चाहती है सरकार तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस जो है ना वो जानना पड़ेगा पहले। सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। ये रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है वो हम समझते हैं। अंडर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट योर लायबिलिटी इज नॉट डिटरमाइंड बाय योर सिटीजनशिप बट बाय योर रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर गिवन फाइनेंशियल ईयर। तो हर फाइनेंशियल ईयर जो है ना उसके लिए आपको रेसिडेंशियल स्टेटस को पता लगाना पड़ेगा। उसी के बाद आपको पता चलेगा कि भाई आपकी इनकम जो है वो कौन कौन सी इनकम पहले तो इंडिया में टैक्सेबल होगी और वो टैक्स का दायरा कितना बड़ा होगा कि भाई फॉरेन में कमाई हुई इनकम जो है वो भी इंडिया में टैक्सेबल होगी, कितने एक्सटेंट तक टैक्सेबल होने वाली है। तो आप अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई आपकी इनकम पे इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो किस तरीके से टैक्स लगाएगी, उसका जो स्कोप है वो कितना बड़ा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम जो है वो किस पे डिपेंड करेगा। पहले यू हैव टू डिफाइन योर रेसिडेंशियल स्टेटस। जैसे ही स्टेप 1 आप पूरा कर लोगे, डिटरमाइन योर रेसिडेंशियल स्टेटस एज पर सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, फिर आप आते हो सेक्शन 5 में, जहां पे जैसे ही आपका रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड हो गया उसके हिसाब से आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी डिसाइड हो जाए। तो ब्रीफ में इस प्रोविजंस को समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन 6 के हिसाब से एक इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल कैन बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट में भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है। तो ये 3 स्टेटस है, रेसिडेंट, उसके अंदर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और तीसरा है नॉन रेसिडेंट। मतलब आर हो गया जिसके अंदर ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया, आर के अंदर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया और तीसरा हो गया नॉन रेसिडेंट। ये 3 है, ये 3 को आपको डिसाइड करना है। ये 3 में से आपकी जो भी कैटेगरी होगी उसके हिसाब से, ये 3 में जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपकी इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी, फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी। तो ये स्टेटस जो है उसके हिसाब से आपका डिसाइड होगा कि इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम मतलब ग्लोबल इनकम किस तरीके से टैक्स होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट में हर एक टाइप के पर्सन के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस पता लगाने का तरीका अलग है। पहले समझते हैं इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे पता लगाए। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में आपको कंडीशन दे रखी है, अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हो तो आप बन जाते हो रेसिडेंट। ये किसके लिए? सिर्फ इंडिविजुअल के लिए। पढ़ते हैं। एन इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड एज रेसिडेंट इन इंडिया फॉर प्रीवियस ईयर इफ दे सेटिस्फाई एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। क्या बोल रहे हैं? रेसिडेंट कहा जाएगा किसी भी इंडिविजुअल को अगर ये नीचे दी गई 2 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन, क्या बोल रहे हैं? एटलीस्ट वन, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर लो, यू विल बिकम रेसिडेंट। तो फर्स्ट कंडीशन है 182 डे रूल, ठीक है। क्या कंडीशन है? प्रेजेंस इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्या बोल रहे हैं? जिस साल के इनकम की आप असेसमेंट कर रहे हो
उस साल में अगर आपकी प्रेजेंस मतलब इंडिया में आप 182 दिन या उससे ज्यादा थे तो आप रेसिडेंट बन जाओगे। तो एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन मतलब ये और है ना कि ये कर लो या तो फिर दूसरी वाली कर लो। दूसरी वाली क्या बोल रहे हैं, द 60 प्लस 365 डे रूल। ये क्या है समझते हैं। प्रेजेंस इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स। ठीक है, तो आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पता लगाना है कि आप रेसिडेंट हो कि नहीं। तो अगर आप रेसिडेंट बनना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे दी गई दो कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या है, जिस साल की इनकम गिन रहे हो उस साल में क्या 182 दिन या उससे ज्यादा आप इंडिया में प्रेजेंट थे, ये आपको पूछना है। अगर ये आंसर हाँ है तो आप क्या बन गए, रेसिडेंट। चलो यहाँ पे हाँ नहीं हो रही है, दूसरी कंडीशन भी है हमारे पास। दूसरी कंडीशन क्या है, प्रेजेंट ईयर या प्रीवियस ईयर में अगर आप 60 दिन रह रहे हो या उससे ज्यादा रह रहे हो प्लस पिछले 4 साल, मतलब जिस साल का प्रीवियस ईयर है उससे पिछले 4 सालों के अंदर आपका टोटल स्टे 365 दिन या उससे ज्यादा है। मतलब क्या बोल रहे हैं, इस साल आपने भले 182 दिन नहीं किए, क्या 60 दिन किए हैं या उससे ज्यादा किए हैं, तो 60 प्लस डेज प्रीवियस ईयर में प्लस आपको दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी है उसके साथ साथ कि पिछले 4 सालों का जो टोटल है, इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के जो पिछले 4 साल है उसमें आपका टोटल स्टे, किसी में 50 दिन, किसी में 100 दिन, किसी में 150 दिन, ऐसा करके आपका टोटल जो है वो हो जा रहा है 365 दिन या उससे ज्यादा। तो दोनों में से कोई भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर लोगे अगर आप, तो आप बन जाओगे रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्लेरिफिकेशन है। क्या क्लेरिफिकेशन है, स्टे इन इंडिया इंक्लूड्स टाइम इन टेरिटोरियल वाटर्स। ठीक है, तो इंडिया के जो सी लेवल होता है वहां से 12 नॉटिकल माइल तक इंडियन टेरिटोरियल वाटर कहलाते हैं। तो उसमें भी अगर आप हो, किसी शिप के अंदर बैठे हो और वहां पे भी आपका कुछ दिन गुजर रहा है तो वो दिन भी स्टे इन इंडिया काउंट किया जाएगा। दूसरा क्लैरिफिकेशन, स्टे डज नॉट नीड टू बी कंटिन्यूस। ऐसा नहीं है कि 182 दिन या 60 दिन कंटिन्यूस होना चाहिए। 10 दिन के लिए आए फिर चले गए फिर वापिस आए 50 दिन के लिए, तो ऐसा टुकड़े टुकड़े में मिलाकर पूरे साल भर में 182 दिन या फिर 60 दिन होना चाहिए। तो कंटिन्यूस स्टे की जरूरत नहीं है। तीसरा, सिटीजनशिप एंड डोमिसाइल आर इररिलेवेंट। किसी दूसरे देश के नागरिक हो बट आपका स्टे जो है वो डिफाइन कर रहा है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, ना कि सिटीजनशिप। सिटीजनशिप आपके पास इंडिया की है, फॉरेन की है, दैट डजंट अफेक्ट द रेसिडेंशियल स्टेटस। चौथा, बोथ अराइवल एंड डिपार्चर डेज आर काउंटेड एज डेज इन इंडिया। समझो क्या होता है, जिस दिन आप इंडिया में लैंड हुए वो दिन भी आपका इंडिया में काउंट होगा। जिस दिन आप यहाँ से डिपार्चर हो रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल आप यहाँ से बैठे हो फ्लाइट में फॉरेन जाने के लिए, तो जिस दिन आप फ्लाइट में बैठे हो वो दिन भी, भले आप रात को 12 बजे बैठो या सुबह 1 बजे बैठो, आपका वो दिन जो है वो इंडिया में काउंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन फॉरेन से निकला 10 तारीख को, ठीक है, और 10 तारीख को वो इंडिया में लैंड हो गया, भले ही रात को 11:30 बजे 11:55 पे भी अगर वो 10 तारीख को लैंड हुआ तो जो 10 तारीख है उसके इंडिया में प्रेजेंट में गिनी जाएगी। सेम वे अगर कोई पर्सन सुबह 1 बजे या सुबह 5 बजे भी निकल जा रहा है इंडिया से, वो टेक ऑफ कर जा रहा है, बट फिर भी वो जो दिन है, भले ही वो 10 मिनट भी इंडिया में था उस दिन के लिए, वो दिन जो है वो उसका इंडिया में स्टे गिना जाएगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, बोथ अराइवल एंड डिपार्चर डेज आर काउंटेड इन इंडिया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कंडीशन हो गई। क्या कंडीशन हो गई, 182 दिन वाली कंडीशन या फिर दूसरा 60 प्लस 365 डेज वाली कंडीशन। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस अगर पता लगाना है तो बेसिक कंडीशन अप्लाई करनी है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की। क्या है कंडीशन, पहले क्वेश्चन पूछो, क्या 182 दिन या उससे ज्यादा का स्टे था आपका इंडिया के अंदर, कंटिन्यूस होने की जरूरत नहीं है, आया गया कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। पूरे साल भर में अगर आप इंडिया के अंदर 182 दिन या उससे ज्यादा हो तो आप रेसिडेंट बन गए। चलो 182 दिन नहीं हो रहा है तो दूसरा क्वेश्चन पूछो, क्या 60 दिन थे या उससे ज्यादा थे। अगर हाँ बोल रहे हैं तो दूसरा क्वेश्चन पूछो एडिशनल कि भाई क्या 365 दिन हो जा रहा है पिछले 4 सालों का स्टे। अगर वो हो जा रहा है तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट। अगर ये नहीं होता, मतलब आप दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, तो आप बन जाते हो नॉन रेसिडेंट। क्या बोल रहा हूं फिर से, इफ यू डू नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन तो आप सिंपली बन जाओगे नॉन रेसिडेंट। तो अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो रेसिडेंट, नहीं सेटिस्फाई कर पाए तो नॉन रेसिडेंट। तो जो फर्स्ट कंडीशन है 182 दिन वाली, वो थोड़ी सी लॉजिकल लगती है कि भाई 182 दिन या उससे ज्यादा, मतलब आप इंडिया के अंदर काफी ज्यादा समय बिता रहे हो, मोर देन हाफ समय आप इंडिया में बिता रहे हो, तो उस केस में आपको रेसिडेंट बनाना लाजमी है। ठीक है, भले ही आप बाकी के दिन फॉरेन में रहे। बट जो सेकंड कंडीशन है ना, उसके अंदर थोड़ा सा कुछ लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। क्या इनजस्टिस हो रहा है, समझो कि कोई पर्सन जिंदगी भर इंडिया में था, मतलब उसके पिछले 4 साल में वो इंडिया में ही था, ठीक है, मतलब उसका 365 दिन वाला तो हो जाएगा, प्लस इस साल वो अप्रैल और मई में यहाँ पे था इंडिया में, तो उसके हो गए 60 दिन से ज्यादा, और वो चला गया जॉब करने के लिए परमानेंटली बाहर।
ठीक है, इस केस में क्या हुआ, वो इंडिया में सिर्फ 2 महीने हैं फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले जिंदगी भर वो इधर रह रहा था, बट वो चला गया अब फॉरेन में 10 महीने वो काम कर रहा है, वहां पे इनकम कमा रहा है और आपको रेसिडेंट बनाकर इंडिया में टैक्स लिया जा रहा है। तो उस केस के अंदर जो इनजस्टिस हो रहा है, तो उस इनजस्टिस को देखते हुए कुछ लिबरल प्रोविजंस दे रखे हैं फॉर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पढ़ते हैं इन प्रोविजंस को, क्या बोल रहे हैं, स्पेशल कंडीशन फॉर इंडियन सिटीजन्स एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखो इंडियन सिटीजन तो बेसिकली ये है कि जिसका जन्म इंडिया में हुआ है, इंडिया में सिटीजन बनते हैं बाय बॉर्न। इफ समवन इज बॉर्न इन इंडिया, दैट पर्सन इज कॉल्ड सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड जो होता है वो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये क्या है, पर्सन जो है वो इंडिया में पैदा नहीं हुआ, बट उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए, मतलब वो खुद इंडिया के अंदर शायद पैदा ना हुआ हो, ठीक है, बट उसके मम्मी पापा या उसके दादा दादी, उनमें से कोई भी एक पर्सन जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब 1947 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया, इन तीनों में से कोई भी जगह पे पैदा हुआ था, तो बन जाता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो जो इंडियन सिटीजन है या फिर जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उसके लिए कुछ लिबरल प्रोविजन दे रखे हैं, मतलब जो सेकंड कंडीशन दे रखी है 60 दिन वाली, वो लागू नहीं होगी। किन के लिए लागू नहीं होगी, यहाँ पे 2 कैटेगरी इंक्लूड की है, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया एज क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। तो इंडियन शिप जो है वो फॉरेन कंट्री में जा रही है, ठीक है, और उसके मेंबर ऑफ क्रू, मतलब वहां पे शिप पे कोई ना कोई काम करने वाला जो पर्सन है वो शिप पे बैठ के जा रहा है फॉरेन कंट्री, ठीक है, वो या तो फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉरेन जा रहा है कोई भी पर्सन, उन लोगों के लिए ये जो 60 दिन वाली प्लस 365 दिन वाली कंडीशन है ना, वो लागू ही नहीं पड़ती। क्या बोल रहे हैं, 60 दिन और 365 दिन वाली जो कंडीशन है वो लागू नहीं होगी। किन लोगों के लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, दे आर लिविंग फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, या फिर एज अ मेंबर ऑफ इंडियन शिप का क्रू, ठीक है, तो उनपे ये कंडीशन लागू नहीं पड़ेगी। तो पहली कैटेगरी हम समझ गए कि भाई एम्प्लॉयमेंट के लिए आप बाहर जा रहे हो तो आपको सिर्फ एक ही कंडीशन पे आपको रेसिडेंट बनाया जाएगा, 182 वाली। सेकंड जो कंडीशन है 60 प्लस 365 वाली, वो आपके लिए लागू ही नहीं होगी, मतलब 182 दिन या उससे ज्यादा रहोगे तभी आप इंडियन रेसिडेंट बनोगे, अदरवाइज नहीं बनोगे। दूसरे कैटेगरी जो लोग हैं वो कौन से हैं, इंडियन ओरिजिन के पर्सन या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया, फॉरेन में रह रहे हैं, तो इंडिया विजिट करने आ रहे हैं, तो उनके लिए एक क्वेश्चन बनाया। क्या क्वेश्चन बनाया कि भाई इंडियन सोर्सेस से आपको जो इनकम मिल रही है वो 15 लाख से ज्यादा तो नहीं है, अगर ज्यादा नहीं है तब आप पे जो सेकंड कंडीशन है वो लागू नहीं होगी, बट 15 से ऊपर है तो आप पे लागू होने वाली है। तो क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वाला समझ गए, विजिटिंग इंडिया, जो विजिटर्स है इंडिया के, अगर उनकी इनकम 15 लाख से कम है, इंडियन इनकम जो है वो 15 लाख से कम है, तो उनपे ये जो कंडीशन है 60 दिन प्लस 365 दिन वाली कंडीशन लागू नहीं होगी। बट इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा हो गई तो वहां पे 60 की जगह आपको थोड़ी सी छूट दी जाएगी। कितनी दी जाएगी, 120 दिन दे दी जाएगी, बट आपको कंप्लीटली वो कंडीशन निकाली नहीं जाएगी। तो अगर हम समराइज करें तो सबसे पहले रेसिडेंट बनने के लिए 2 बेसिक कंडीशन, 182 दिन वाली, दूसरी 60 प्लस 365 वाली, तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर लो, आप बन जाओगे रेसिडेंट। बट इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कुछ लोगों के लिए ये छूट दे रखी है कि सेकंड कंडीशन मान्य नहीं होगी, सेकंड कंडीशन विल नॉट बी एप्लीकेबल। कौन से ऐसे लोग हैं, पर्सन जो इंडियन शिप के क्रू मेंबर की तरह जा रहे हैं, या फिर दूसरे वैसे पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, तो उन लोगों पे जो सेकंड कंडीशन है वो लागू नहीं होगी। दूसरे पर्सन जो इंडिया विजिट करने आते हैं उनसे एक और सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि भाई क्या आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है इंडियन सोर्सेज से, अगर ज्यादा है तो आपकी जो 60 दिन वाली कंडीशन है ना, उसके अंदर 60 को हटा के 120 दिन कर देना है, ठीक है, 120 प्लस 365 हो जाएगा। दूसरा, अगर आपकी इनकम 15 से कम है, 15 लाख से कम इंडियन सोर्सेज से है, तब तो आपको सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं करनी। तो ये हम समझ गए इंडिविजुअल के लिए जो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट बनने की कंडीशन क्या है। क्रू मेंबर ऑफ शिप वाला जो है ना, वो थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिनारियो दे रखा है, मिस्टर आनंद एन इंडियन सिटीजन एंड क्रू मेंबर ऑफ सिंगापुर बाउंड शिप, ठीक है, इंडियन शिप है जो सिंगापुर जाने वाली है, डिपार्ट चेन्नई ऑन 6 जून 2025, 6 जून को वो चेन्नई से निकल जाता है, ठीक है, और रिटर्न होता है वो 9 दिसंबर को इंडिया में वापस से। हिज स्टे इन 4 प्रीसीडिंग ईयर्स इज 400 डेज, इज ही रेसिडेंट फॉर AY 2627, हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो शिपिंग कंपनी के केस में एक स्पेशल रूल लागू पड़ता है। क्या रूल लागू पड़ता है, फॉर एन इंडियन सिटीजन बीइंग मेंबर ऑफ क्रू ऑफ फॉरेन बाउंड शिप, द पीरियड फ्रॉम ज्वाइनिंग द शिप टू साइनिंग ऑफ, ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नाम का एक सर्टिफिकेट होता है। इसमें होता क्या है कि जैसे ही
जो क्रू मेंबर है वो किसी शिप पे चढ़ते हैं, ठीक है, वैसे ही उनको मिलता है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कि भाई आप इस शिप पे बैठ गए हो, अब आप शिप से उतर नहीं सकते जब तक आपकी जो जर्नी है वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल जो आनंद है वो बैठ गया यहाँ पे चेन्नई में 6 जून को, वहां पे उसको कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिल गया। अब क्या होता है, शिप कई बार सिंगापुर जा रही है, तो चेन्नई से निकली, शायद किसी इंडियन दूसरे पोर्ट पे जाएगी, वहां से भी सामान उठाएगी और फिर जाके वो सिंगापुर जाएगी। तो वैसे केस में क्या हो रहा है, वो इंडिया के 12 नॉटिकल माइल के एरिया में बार बार आ रहा है, ठीक है, बट एज लॉन्ग एज वो शिप में रहता है, उसके पास कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट रहता है, भले वो इंडिया के 12 नॉटिकल माइल्स के दायरे के अंदर है, फिर भी वो इंडिया में है ऐसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उसको मिला हुआ है। तो यहाँ पे इस केस में ऐसा ही हुआ कि 6 जून को वो शिप में बैठ गया। अब वो शिप कहीं पे भी घूमे, इंडिया के किनारे किनारे भी घूम के वो जाए, सिंगापुर पहुंच के वापिस आई होगी, वो रिटर्न हुआ है 9 दिसंबर को, तो उसका जो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो 9 दिसंबर को साइन ऑफ हुआ। मतलब 6 जून से लेकर 9 दिसंबर तक वो शिप में था, उसको इंडिया में नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एक्सक्लूडेड, ये जो पीरियड है जब से ज्वाइन हुआ तब से लेकर साइन ऑफ किया तब से, तो यहाँ पे 6 जून से लेकर 9 दिसंबर का पीरियड जो है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। तो गिनती लगाते हैं यहाँ पे, टोटल डेज प्रीवियस ईयर में कितने हैं, 365 दिन, लीप ईयर नहीं है, ठीक है। पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड, 6 जून से लेकर 9 दिसंबर तक उसके 187 दिन हो रहे हैं, वो आपको इंक्लूड नहीं करने। मतलब 365 में से 187 डेज माइनस कर दोगे तो इंडिया में स्टे कितना हो जाएगा, 178 डेज। तो क्योंकि वो 182 डेज वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ही बिकम्स नॉन रेसिडेंट। तो आप बोलोगे सर सेकंड कंडीशन का क्या हुआ, तो भाई सेकंड कंडीशन में तो जो शिपिंग क्रू है उसको तो एग्जम्पशन दे रखा है, ठीक है, तो इस केस में वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, उसकी जो इनकम है नॉन रेसिडेंट के हिसाब से टैक्सेबल आपको करनी रहेगी। इसके अलावा पिछले साल एक और सेक्शन जोड़ा गया, डीम्ड रेसिडेंसी अंडर सेक्शन 61A, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, तो यहाँ पे एक डीम्ड रेसिडेंसी का कंसेप्ट लेके आए, रेसिडेंसी विदाउट फिजिकल प्रेजेंस, ठीक है। तो इस केस में जो पर्सन है वो इंडिया में एक भी दिन प्रेजेंट नहीं है, फिर भी उसको डीम्ड रेसिडेंट माना जाता है। कुछ कंडीशन है, अगर वो पर्सन सेटिस्फाई कर देता है, भले ही डजंट कम टू इंडिया, ही नेवर स्टेज इन इंडिया, देन ऑल्सो ही विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड रेसिडेंट, ठीक है। समझते हैं क्या है, तो फॉलोइंग कंडीशन आर मेट। पहली कंडीशन क्या है, यू आर एन इंडियन सिटीजन, आप इंडियन सिटीजन हो। दूसरा, योर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम, फॉरेन की सोर्स की इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंडियन सोर्स की इनकम की बात कर रहे हैं, एक्सीड्स 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्या बोल रहे हैं, 15 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है, आप इंडिया में कभी नहीं आ रहे हो। यू आर नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, मतलब आप ऐसी कंट्री में रह रहे हो जहां पे आपकी इनकम पे टैक्स ही नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि आप उस देश के नागरिक हो, आप इंडियन सिटीजन हो, आप दुबई चले जाते हो, केमन आइलैंड या कोई ऐसी कंट्री में चले जाते हो जहां पे इनकम पे टैक्स ही नहीं लग रहा है, क्योंकि आप वहां रह रहे हो इसलिए। तो वैसे केस में सरकार ने ऐसा बोला कि भाई आप इंडिया के नागरिक हो, आपकी इनकम पे वहां पे टैक्स नहीं लग रहा, तो हम आपको क्या बनाएंगे, डीम्ड रेसिडेंट बनाएंगे और आपकी इनकम पे टैक्स लगाएंगे, ठीक है। वो कौन सी इनकम पे टैक्स लगाएंगे वो बाद में देखेंगे। तो कंडीशन क्या देखी हमने, आप इंडियन सिटीजन हो, आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है और आप उन देशों के अंदर रह रहे हो, इसके कारण आपकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं लग रहा, तो वैसे केस में आपको डीम्ड रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो ये डीम्ड रेसिडेंट में कौन सी इनकम पे टैक्सेबल होगा वो बाद में हम देखेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का जब निकाल रहे हैं, तब आप रेसिडेंट बनने के बाद भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में क्लासिफाई होते हो, तो उस चीज को भी समझते हैं। रिफाइनिंग योर स्टेटस, आर यू ऑर्डिनरी रेसिडेंट? इफ यू आर क्लासिफाइड एज रेसिडेंट, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन इफ यू आर ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दैट मीन्स ROR, और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दैट मीन्स RNOR। कंडीशन क्या है, इफ यू आर RNOR, इफ यू मीट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, कंडीशन A एंड कंडीशन B। अगर आप इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हो तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाते हो, ठीक है। तो ये एक्ट में इस तरीके से कंडीशन दे रखी है, हम सिंपलिसिटी के लिए अलग तरीका अपनाएंगे, बट पहले जो एक्ट में लिखा है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। कंडीशन A जो है वो क्या है, रिसेंट नॉन रेसिडेंसी हिस्ट्री, मतलब आप पिछले सालों के अंदर आपका स्टेटस क्या था उस पर डिपेंड करेगा कि भाई आप RNOR होंगे कि ROR होंगे। पहली कंडीशन जो है उसको समझते हैं यहाँ पे सिंप्लीफाइड तरीके से। आप लेते हो प्रीवियस ईयर, ठीक है, उससे पिछले आपको 10 साल देखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या किया आपने, प्रीवियस ईयर से पिछले 10 साल देखे, 10 सालों में से आप अगर 9 साल या उससे ज्यादा, मिनिमम 9 साल
या उससे ज्यादा, 9 होंगे या तो 10 होंगे। तो 9 साल या फिर 10 साल अगर आप नॉन रेसिडेंट थे तो आप बन जाओगे RNOR। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर जो है उससे पिछले 10 सालों में आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या था। अगर आप 9 या उससे ज्यादा सालों के अंदर नॉन रेसिडेंट थे तो 9 होगा या तो 10 होगा, उस केस में आप बन जाओगे RNOR। ये तो थी हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, लिमिटेड स्टे इन रिसेंट पास्ट। क्या है, आपको लेना है प्रीवियस ईयर, उसके पिछले 7 साल देखने। पिछले 7 साल मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 सालों के अंदर आपका जो भी स्टे है उसको टोटल काउंट करना है और वो स्टे आपका 729 दिन या उससे कम होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, आपका पिछले 7 सालों का जो टोटल स्टे है वो 729 दिन या उससे कम होना चाहिए, तब जाके आप क्या बनोगे, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई कर ली तो आप बन जाओगे RNOR। और अगर दोनों कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए, दोनों कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आप बन जाओगे ROR। तो जो एक्ट में कंडीशन दे रखी है एडिशनल वाली वो तो हमने समझ ली, बट इसको अगर और सिंप्लीफाइड करना है तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप जैसे ही बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद आप बन जाते हो रेसिडेंट। ठीक है, क्या बन जाते हो, रेसिडेंट। तो उसमें आपको सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछना है, एडिशनल कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। क्या, पहली एडिशनल कंडीशन है रेसिडेंट इन 2 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एंड दूसरी कंडीशन क्या है, स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर। ठीक है, 730 डेज और मोर। क्या समझे हम कि भाई आप जैसे ही बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हो तो आप बन जाते हो रेसिडेंट। फिर आपको एडिशनल कंडीशन बनानी है, पर एक्ट में जो कंडीशन है वो नेगेटिव में दे रखी है। अब आप इसको पॉजिटिव में कैसे बना सकते हो, सिंपल तरीके से आपको एडिशनल कंडीशन जो है वो दोनों सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। दो कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन आप पिछले 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर किन्हीं भी 2 सालों के अंदर क्या थे, आप रेसिडेंट थे। ठीक है, रेसिडेंट के लिए अगेन वही कंडीशन लगानी है, 182 दिन वाली है, 60 प्लस 365 दिन वाली। दूसरी कंडीशन जो आपको साथ में सेटिस्फाई करनी है कि पिछले 7 सालों का, जिस प्रीवियस ईयर का आप स्टेटस निकाल रहे हो उससे पिछले 7 सालों का जो आपका स्टे था वो 730 दिन या उससे ज्यादा था। यहाँ पे हमने जो एक्ट में नेगेटिव फॉर्म में दे रखी थी उसको हमने पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आप ये एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर लोगे तो आप बन जाओगे ROR, अगर नहीं कर पाए तो आप बन जाओगे RNOR। तो यहाँ पे क्या डिसाइड हो गया हमारा, रेसिडेंट बनने के बाद या तो बनोगे आप ROR या बनोगे RNOR। ठीक है, अदरवाइज आप बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो आप क्या बन जाओगे, नॉन रेसिडेंट। तो ROR, RNOR और नॉन रेसिडेंट का जो कंसेप्ट हमने थियोरेटिकली पढ़ा है उसको हम पक्का करने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेते हैं ताकि पूरी की पूरी क्लैरिटी हमको हो जाए। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 दे रखा है, ब्रेटली एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर विजिट्स इंडिया फॉर 100 डेज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, दिस हैज बीन हिज प्रैक्टिस फॉर पास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर्स। तो भी ब्रेटली जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है, मतलब इंडिया का सिटीजन नहीं है या इंडिया का ओरिजिन का पर्सन नहीं है, ये हमको दिख रहा है यहाँ पे। हर साल वो 100 दिन के लिए आता है, पिछले 10 सालों से वो हर साल 100 दिन के लिए आ रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि भाई इस साल भी 100 दिन आया है और इसके पिछले 10 साल भी 100 दिन आया है। हमको क्या पूछ रहे हैं, फाइंड आउट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। दूसरा पूछा है, वुड योर आंसर चेंज इफ अबव फैक्ट रिलेट टू श्रीनाथ, मतलब ब्रेटली की जगह श्रीनाथ होगा, इंडियन सिटीजन मतलब इंडिया का सिटीजन, रिसाइड्स ऑस्ट्रेलिया एंड रिप्रेजेंट द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। तो भाई यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो ब्रेटली के रिलेटेड है, दूसरा है श्रीनाथ जो इंडियन सिटीजन है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, वहां पे वहां की क्रिकेट टीम में खेल रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया हो गया। तीसरा, व्हाट वुड योर आंसर इफ श्रीनाथ हैज विजिटेड इंडिया फॉर 120 डेज। तो ये वाला बी और सी सेम ही है, बी में वो 100 दिन आ रहा है, इसमें वो 120 दिन आ रहा है। तो तीनों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेटली। या ब्रेटली जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है, मतलब इंडियन ओरिजिन का पर्सन नहीं है, इंडियन सिटीजन नहीं है। तो यहाँ पे उसमें सबसे पहले बेसिक कंडीशन लगाएंगे, पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि भाई जो पहली बेसिक कंडीशन 182 दिन वाली वो तो इस पे लागू पड़ने ही नहीं वाली क्योंकि वो 100 दिन ही रह रहा है। तो इस पे जो सेकंड कंडीशन है 60 दिन इस साल और पिछले 4 सालों का 365 दिन, वो कंडीशन हम अप्लाई करके देखते हैं। अगर वो बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाई कर देगा तो ही विल बिकम रेसिडेंट, अगर नहीं करेगा तो नॉन रेसिडेंट बनेगा। रेसिडेंट बनने के बाद हम एडिशनल कंडीशन लगाएंगे, पहले हम बेसिक कंडीशन अप्लाई करके देख लेते हैं। तो भाई बेसिक कंडीशन में इस पे लगने वाली है सेकंड वाली, फर्स्ट वाली तो एप्लीकेबल ही नहीं हो रही है, 182 दिन नहीं हो रहा है। तो ये है हमारा प्रीवियस ईयर और पिछले 4 साल 1
2 3 4। तो भाई करंट ईयर में मोर देन 60 डेज है, ठीक है, तो फर्स्ट तो हो गया। और पिछले 4 सालों का स्टे 400 दिन हो रहा है, तो भाई इसने जो सेकेंड बेसिक कंडीशन है, सेकेंड बेसिक कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर दी, तो ही बिकेम रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है 100 डेज की वजह से वो क्या बन जा रहा है, रेसिडेंट बन जा रहा है। अब उसका फाइनल स्टेटस निकालते हैं कि भाई ROR है या फिर RNOR। तो उसमें हम लोग को एडिशनल कंडीशन लगानी पड़ती है। तो एडिशनल कंडीशन पहली क्या है, पहली एडिशनल कंडीशन है कि रेसिडेंट इन 2 प्रीवियस ईयर इन 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये 4 साल तो हो गए, 5 6 7 8 9 10, इन 10 सालों में से कोई भी 2 साल अगर वो रेसिडेंट हो जाएगा, 2 से ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए। तो चेक करते हैं भाई, इसके पिछले साल का चेक करते हैं। फर्स्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर से जो प्रीसीडिंग फर्स्ट ईयर है उसमें हम चेक करते हैं वो कितने दिन रहा, 100 दिन, मतलब 60 दिन से ज्यादा। और पिछले 4 साल मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन चारों सालों का स्टे कितना हो रहा है, 400 दिन। मतलब पिछले साल में भी वो क्या था, रेसिडेंट। उसके पिछले साल भी देखोगे तो भी वो रेसिडेंट होगा। इससे आगे हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वो पिछले 10 सालों में से 2 बार तो रेसिडेंट बन ही गया, उससे पहले भी हम चेक करेंगे तो बन ही जाएगा, क्योंकि जिस साल में हम चेक कर रहे हैं उस साल में 100 दिन है, मतलब 60 से ज्यादा। पिछले 4 सालों का टोटल 365 से ज्यादा हो रहा है। तो ये ईयर 1 2 3 4 हम चेक करेंगे तो ज्यादातर ईयर्स में वो क्या है, वो रेसिडेंट है, ठीक है। यहाँ पे 7वें या 6ठे तक आएंगे तब जाके वो रेसिडेंट बनना बंद होगा। मतलब ये पहली एडिशनल कंडीशन तो सेटिस्फाई कर चुका। अब बात करते हैं दूसरी एडिशनल कंडीशन की। दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या है कि भाई पिछले 7 सालों का स्टे, ठीक है, 7 ईयर का जो स्टे है वो 700 दिन या उससे ज्यादा होना चाहिए, 730 डेज और मोर होना चाहिए। तो भाई पिछले 7 सालों का स्टे गिनेंगे हम 1 से लेकर 7, तो ये 7 दिन का स्टे हो रहा है, हर साल 100 दिन, मतलब 700 ही हो रहा है। क्या हो रहा है, 700। तो ये सेकेंड एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया, 730 दिन होना चाहिए था, बट ये तो हुआ है 700। मतलब ब्रेटली जो है वो क्या हुआ, फाइनल स्टेटस अगर निकालेंगे ब्रेटली का तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्यों, क्योंकि वो पहली एडिशनल कंडीशन मतलब पिछले 10 में से 2 साल तो वो रेसिडेंट बन जा रहा है, बट 730 दिन वाली जो थ्रेशोल्ड है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो जो ब्रेटली है ही बिकेम रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ब्रेटली का आंसर हमको समझ में आ गया कि वो RNOR बन गया। अब बात करते हैं अगर ब्रेटली की जगह श्रीनाथ होता और वो हर साल 100 दिन के लिए आ रहा होता तो क्या होता। भाई श्रीनाथ जो है वो इंडियन सिटीजन है, तो हमने जो बेसिक कंडीशन के एक्सेप्शन देखे थे वहां पे हमने क्या देखा था कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, या फिर एज अ क्रू मेंबर ऑफ शिप जा रहा है, या फिर वो इंडिया विजिट करता है, रहता है बाहर, तो वैसे केसेस में जो सेकेंड बेसिक कंडीशन है, सेकेंड बेसिक कंडीशन कौन सी वाली है, 60 डेज प्लस 365 डेज वाली, वो लागू नहीं होगी, ठीक है। तो वैसे 2 केस थे। 2 केस क्या थे, अगर 15 लाख से इनकम ज्यादा है, ठीक है, तो आपका 60 दिन बन जाएगा 120 दिन प्लस 365 दिन। 15 लाख से ज्यादा आपकी इंडियन ओरिजिन की इनकम होनी चाहिए। और अगर 15 लाख से कम है आपकी इनकम तो उस केस में जो सेकेंड कंडीशन है वो लागू ही नहीं होगी। तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, या एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया है, या एज ए मेंबर ऑफ शिप ऑफ क्रू गया है, तो उस केस के अंदर सेकेंड कंडीशन लागू नहीं होती। लागू कब होगी, जब 15 लाख से ऊपर आपकी इंडियन सोर्सेज से इनकम होगी, तब जाके 60 की जगह 120 दिन लिए जाएंगे। तो यहाँ पे श्रीनाथ की इनकम तो कहीं पे कुछ दे नहीं रखी। तो अब श्रीनाथ की अगर बात करें तो श्रीनाथ रह रहा है 100 दिन इस साल, तो उस पर तो एक ही कंडीशन लगने वाली 182 दिन की। तो 182 दिन की कंडीशन सेटिस्फाई ना करने की वजह से वो सिंपली क्या बन गया, नॉन रेसिडेंस, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अगर 100 की जगह 120 दिन होता तो क्या होता। भाई 100 की जगह 120 दिन होता तो भी वो 182 से कम ही है, तो उस केस में भी वो नॉन रेसिडेंट होता। बट यहाँ पे हमको एक पॉइंट डालना है, क्योंकि हमको इनकम के बारे में जानकारी नहीं दे रखी, तो हम हमारे हिसाब से नोट दे रहे हैं। क्या नोट दे रहे हैं, अगर टोटल इंडियन इनकम उस पर्सन की 15 लाख से ज्यादा होगी तो 120 दिन वाले में वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बन जाएगा। बट क्लियरली वहां पे लिखा हुआ है कि वो हमेशा क्या बनेगा, RNOR, क्या बनेगा, RNOR ही बनेगा। बट अगर 15 लाख से ज्यादा नहीं है तो सिंपल है, 182 दिन वाली कंडीशन लागू पड़ती है, सेकंड कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। उस केस में क्लियरली श्रीनाथ विल बिकम नॉन रेसिडेंट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से समझ लिया ग्राफिकल वे में। एक और क्वेश्चन देखते हैं रेसिडेंसी पे। मिस्टर बी अ कैनेडियन सिटीजन, मतलब इंडिया का सिटीजन नहीं है,
कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22। पहली बार कब आया? 21-22 के अंदर। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26 ही वॉज इन इंडिया फॉर 55 डेज, 60 days, 90 days, 150 days and 70 days respectively. Determine his residential status for AY 26-27, मतलब 25-26 प्रीवियस ईयर की बात कर रहे थे। यहाँ पे पहले मैं क्या कर देता हूँ, इसकी टाइमलाइन बना देता हूँ। 25-26 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 21-22 में वो पहली बार आया, 22-23, 23-24, 24-25 और 25-26, ठीक है। इसका स्टे जो है 21-22 में 55 दिन था, 22-23 में 60 दिन, इधर 90 दिन, इधर 150 दिन और इधर 70 दिन, ठीक है। अब क्योंकि ये कैनेडियन सिटीजन है तो इस पे हमको बेसिक कंडीशन पहले लगानी पड़ेगी, दोनों में से कोई एक लग जानी चाहिए। तो भाई बेसिक कंडीशन जो है 182 दिन वाली तो नहीं लग रही, बट 60 + 365 दिन वाली अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो भाई 60 तो हो गया, मोर देन 70 डेज। अब पिछले 4 सालों का स्टे कितना हो रहा है देखते हैं, ठीक है। पिछले 4 सालों का स्टे का टोटल करते हैं, 55 डेज + 60 डेज + 90 डेज + 150 डेज, तो ये हो रहा है 355 दिन। तो यहाँ पे उसका बेसिक कंडीशन दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट, ठीक है। ये 355 दिन होगा, ये अगर 365 दिन से ज्यादा या 365 दिन एग्जैक्ट भी होते तो क्या बन जाता? रेसिडेंट इन इंडिया। तो अब हमने इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस तो देख लिया कि इंडिविजुअल कैन बिकम रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड थर्ड इज नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो वो तो हमने समझ लिया। अब बाकी के जो कैटेगरी के पर्सन है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो कैसे डिसाइड होता है वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एचयूएफ की। तो एचयूएफ के केस में आरओआर, आरएनओआर और नॉन रेसिडेंट तीनों ही क्लासिफिकेशन है। सिंपल आपको क्या देखना है, तो एचयूएफ और बाकी के जितने भी पर्सन है उनका जनरली बिजनेस एक्टिविटी होती है। तो जो बिजनेस एक्टिविटी है वो कंट्रोल और मैनेज कहां से हो रही है ना, वो आपको देखना है। अगर इंडिया से थोड़ी भी कंट्रोल और मैनेज हो रही होगी ना, तो उस पर्सन को क्या बना दिया जाएगा? रेसिडेंट बना दिया जाएगा, ठीक है। तो एचयूएफ के केस में हम पढ़ते हैं कि एचयूएफ रेसिडेंट होगा अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, क्या बोल रहे हैं? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। पूरा का पूरा इंडिया में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो रेसिडेंट है। बट अगर पार्टली भी इंडिया में है, फॉर एग्जांपल 90% डिसीजन बाहर लिए जाते हैं और 10% इंडिया में लिए जाते हैं, तो 10% जो है वो काफी है इसको रेसिडेंट बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है? होली और पार्टली। पार्टली का मतलब है कि थोड़ा भी डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में हो रहा है तो इट विल बिकम रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट कब बनेगा? अगर पूरा का पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है, इंडिया के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, सारा का सारा बाहर हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में एचयूएफ विल बिकम नॉन रेसिडेंट। बट जैसे ही एचयूएफ रेसिडेंट बन जाता है तो हमको फर्दर चेक करना है कि रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनरी वाला है कि नॉट ऑर्डिनरी वाला है। तो ये कैसे डिसाइड करना है? तो इस केस में सिंपली एचयूएफ के केस में जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, जिसको कहा जाता है कर्ता, कर्ता का आपको स्टेटस देखना है कि कर्ता अगर एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर ले, दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, जो कि है पिछले 10 में से 2 साल रेसिडेंट और साथ ही साथ उसका स्टे इन इंडिया फॉर 7 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 730 डेज और मोर। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर ले करता तो जो एचयूएफ है वो बन जाएगा आरओआर, और अगर नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा है तो क्या बन जाएगा? एचयूएफ आरएनओआर। तो एकदम सिंपल है। बात करते हैं फर्म एओपी बीओआई की, तो उसमें भी सेम कंसेप्ट है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर होली और पार्टली इन इंडिया होगा तो क्या हो जाएगा? हमारा जो फर्म है, एओपी है, बीओआई है, वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। और अगर पूरा का पूरा होली आउटसाइड इंडिया है तो बनेगा नॉन रेसिडेंट। अब बात करते हैं कंपनी के रेसिडेंशियल स्टेटस की। तो भाई सबसे पहले कंपनी 2 तरह की होती है इनकम टैक्स के हिसाब से, एक होती है इंडियन कंपनी, एक होती है फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो इंडियन कंपनी मतलब इंडिया में जो भी इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के कंपनीज एक्ट के हिसाब से, 1956 वाला हो, उससे पहले वाला हो या 2013 वाला हो, कोई भी एक्ट के हिसाब से अगर इंडियन कंपनी बनी है तो उस कंपनी को इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट। क्या बोलते हैं? इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट। कुछ भी कहीं पे भी उसका काम हो रहा है, फॉरेन में हो रहा है, बट इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट, ठीक है। बात करते हैं फॉरेन कंपनी की। तो उस केस में आपको चेक करना है, क्या चेक करना है? आपको चेक करना है पीओईएम। ये पीओईएम क्या है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जहां से सारे के सारे स्ट्रेटेजिक या वर्किंग डिसीजन लिए जाते हैं, उस प्लेस को कहा जाता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के अंदर है तो वो कंपनी बन जाएगी रेसिडेंट, और अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो आउटसाइड इंडिया है तो उसको कहा जाएगा नॉन रेसिडेंट कंपनी। तो इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट। फॉरेन कंपनी के केस में आपको पीओईएम
प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखना है। अगर पीओईएम इंडिया में है तो द कंपनी विल बी रेसिडेंट, और अगर पीओईएम आउटसाइड इंडिया है तो कंपनी विल बी नॉन रेसिडेंट। तो फर्म, एओपी, बीओआई और कंपनी और बाकी के जो भी पर्सन है अदर देन इंडिविजुअल और एचओएफ, उसमें दो ही स्टेटस है, वन इज रेसिडेंट, सेकंड इज नॉन रेसिडेंट। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंड इट्स अफेयर्स। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया, हमारा सारे के सारे जो कैटेगरी के पर्सन है उनके रेसिडेंशियल स्टेटस जो है हमने पता लगा लिए। अब आगे बढ़ते हैं।